मान लीजिए आपके पास 1 हेक्टेयर की लैंड है और उसमें आपने कोई एक क्रॉप ग्रो की, जैसे राइस ग्रो की, लेकिन आपने फिर देखा कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम आई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ आपने इंसेक्ट्स देखे, मतलब कि उसमें आपने देखा कि वहाँ फील्ड की कंडीशन ठीक नहीं है। तो फिर आप कुछ, अगर कन्वेंशनल फार्मिंग सिस्टम में अगर आप होते, मतलब कि जो पहले कॉमन सिस्टम था फार्मिंग का, उसमें आप सीधा कोई केमिकल पेस्टिसाइड डालते, इंसेक्टिसाइड डालते, हर्बिसाइड डालते, या अगर कोई अगर फंगल डिजीज होती तो फंजीसाइड डालते। ये कुछ सिंथेटिक्स का यूज करते आप। कब? लेकिन कब? कन्वेंशनल फार्मिंग सिस्टम में। लेकिन अब क्या हो रहा, अब जो मॉडर्न टेक्निक है फार्मिंग की, उसमें इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का यूज आप करते हैं। अगर मान लीजिए वही 1 हेक्टेयर की लैंड है, उसमें आपने देखा कि वहां पर डिजीज में कोई इंसेक्ट इन्फेस्टेशन हो गई है, कोई डिजीज आ गई है, या कोई फंगल डिजीज है, तो आप क्या करोगे? आपकी अप्रोच क्या होगी उस फील्ड के रिलेटेड? आप क्या करोगे? सबसे पहला जो इसमें आपने देखना है, एक सबसे पहले इसमें टर्म आती है पेस्ट। पेस्ट क्या होता है? कोई भी इंसेक्ट होता है, कोई भी डिजीज कॉजिंग पैथोजन होता है, कोई भी बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, या कोई वीड भी हो सकता है, जो कि क्या करता है, जो कि प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करता है और क्रॉप को इन्फेक्ट करता है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, और इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब ना हो और एनवायरमेंटल क्वालिटी हमारी मेंटेन रहे, दो चीजें मैंने बोली यहाँ पर, इकोसिस्टम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और एनवायरमेंटल क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, इकोलॉजिकल बैलेंस मेरा मेंटेन होना चाहिए। मैं क्या करूंगा? मैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का यूज करूंगा। अब देखिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हुआ क्या। देखिए जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है ना, मान लीजिए सबसे पहले मैं वहां पर क्या करूंगा। देखिए 3 लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। लाइन ऑफ डिफेंस क्या हुआ? लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी। लेवल ए में क्या होता है, या पहले आप सुनिए। लेवल ए में क्या आप करते हैं? कल्चरल प्रैक्टिसेस का यूज करते हैं। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, आप बताइए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में कल्चरल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती है, ये अभी हम देखेंगे। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि फिजिकल मेथड्स क्या हो, फिजिकल मेथड्स कौन से होते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में, मैकेनिकल मेथड्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल मेथड। ये 3 लेवल्स मैंने बोले, कल्चरल प्रैक्टिसेस, फिजिकल मेथड्स, मैकेनिकल मेथड्स या बायोलॉजिकल मेथड्स। इनका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में इंटीग्रेटेड मतलब कि मिलाकर यूज होता है। तो इनका हम एक एक कर कर देखेंगे। उससे पहले जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, कल्चरल प्रैक्टिसेस। फिजिकल मेथड्स में, मैकेनिकल मेथड्स में हम डिस्ट्रॉय करते हैं इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, और माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स इसमें बायोलॉजिकल मेथड्स में हम यूज करते हैं। तो अब देखिए जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, ये इसकी डेफिनेशन एफओए ने 1967 में दी थी। 1967 में देखो, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इसी जो डेकेड में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। तो इसमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक सिस्टम है दैट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एसोसिएटेड एनवायरनमेंट एंड पॉपुलेशन डायनेमिक्स ऑफ द पेस्ट स्पीशीज। पॉपुलेशन डायनेमिक्स क्या हुआ? पहले पॉपुलेशन कम है, फिर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ऐसे ऐसे बढ़ती, इसको कहते हैं पॉपुलेशन डायनेमिक्स हुआ। कंटिन्यू मूवमेंट मूवमेंट कर रही होती है उसकी, क्या है ये? एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा नेटवर्क है जो कि एनवायरनमेंट के एसोसिएशन के साथ ताकि एनवायरमेंटल बैलेंस रहे, क्या करता है? ये यूटिलाइज करता है ऑल सुटेबल टेक्निक्स एंड मेथड्स इन एज compatible a manner as possible and maintains pest population at levels below those causing economic injury। देखिए ये क्या कहना चाहता है। मान लीजिए मेरे पास कोई एक कॉटन की लीफ है, अगर उस कॉटन की लीफ पर 5 से 10 निप्स या एडल्ट्स हैं, किसके? वाइट फ्लाई के, तो इसका मतलब ये है कि वो कॉटन की क्रॉप जो है वो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंच गई है। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर मुझे उस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कोई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी वो जो है ये पेस्ट की पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, ये लुकमैन एंड मेटकैफ 1994 में डेफिनेशन उन्होंने कहा था, इंटेलिजेंट सिलेक्शन एंड यूज ऑफ पेस्ट कंट्रोल टैक्टिक्स दैट विल इंश्योर फेवरेबल इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस। ठीक है। अब देखिए जो मेरे पास ये होता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है,
ये भी अब जो इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल किसने टर्म दी थी? बार्टलेट ने। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आप बताइए इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल टर्म किसने दी थी? ये दी थी बार्टलेट 1956 में। और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ये टर्म दी थी गियर एंड क्लार्क ने 1961 में। ये गाड़ी का गियर नहीं है, ये गियर है, GEIER एंड क्लार्क 1961 में इन्होंने कहा था। अब देखिए जो और नेशनल रिसर्च सेंटर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। कब फॉर्म हुआ था? 1988 में। ये याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो क्या हुआ, देखिए अब हमें जरूरत क्यों पड़ी पेस्ट मैनेजमेंट की? डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन इंसेक्ट्स अगेंस्ट इंसेक्टिसाइड। क्या हो रहा था कि एक जो डिजीज के अगेन जो इंसेक्टिसाइड जब हम उस पर अप्लाई कर रहे थे अपने कन्वेंशनल मेथड में, पेस्ट है वो रेजिस्टेंस अपने अंदर डेवलप कर रहा था। और जैसे पायरिथ्रॉइड रेजिस्टेंस आ गया था हेलिकोबर्बा आर्मीजेरा में, आर्मी वॉर्म जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर पायरिथ्रॉइड रेजिस्टेंस आ गया था। तो इसलिए हमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ी। और दूसरा क्या है? आउटब्रेक ऑफ सेकेंडरी पेस्ट। जो मेजर पेस्ट था क्वार्टर में, व्हाइट फ्लाइज एमर्जेंट मेजर पेस्ट, जो मेजर पेस्ट था उसको मारने के चक्कर में क्या हो गया, वो व्हाइट फ्लाई जो सेकेंडरी पेस्ट था वो मेजर पेस्ट बन गया। और वहां पर मेजर पेस्ट कौन सा था पहले? हेलिकोबर्बा आर्मीजेरा। इसको किल करते करते दूसरा मेजर पेस्ट बन गया। तभी हमें जरूरत पड़ी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करने की। आप लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि व्हाई देयर इज नीड फॉर पेस्ट मैनेजमेंट व्हेन नंबर ऑफ एप्लीकेशन इंक्रीजेस प्रॉफिट डिक्रीजेस। एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन, ये मैंने पहले ही कहा आपको। ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ हैजर्ड, किलिंग ऑफ नॉन टारगेट एनिमल्स एंड नेचुरल एनिमीज, ये भी आगे डिस्कस हम करेंगे। इसके बाद अब क्वेश्चन आएगा कि आप बताइए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एंड लिस्ट डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीजेस कंट्रोल। अब जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है ये क्या है? ये एक मल्टीपल टैक्टिस, मैंने आपको पहले कहा, कल्चरल प्रैक्टिसेस, फिजिकल प्रैक्टिसेस और ये बायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस का जब हम इंटीग्रेटेड वे में यूज करते हैं। आप जरूरी नहीं आप इस डेफिनेशन को रट्टा मारो, आप सिर्फ डेफिनेशन को समझिए और फिर अपनी लैंग्वेज में उसको लिखिए। जो मैंने आपको पॉइंट्स बोले ना, इनको आप कॉपी पर नोट अगर कर सकते हैं आप तो उनको करिए और अपनी लैंग्वेज में आप कोशिश करिए उस चीज़ को लिखने की। क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो जो इम्प्लीकेशंस थी, जो वो क्या थी, एडवांटेजेस क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, प्रिंसिपल्स क्या थे। देखिए उससे पहले जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है उसको जो जनरल प्रिंसिपल्स है, ये ब्लड लिखने, सॉरी ये थोड़ा यहाँ पर प्लांट डिजीज मैनेजमेंट है। तो देखिए सबसे पहला जो आता है वो अवॉइडेंस आता है। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे? जो 5 प्रिंसिपल्स है ना, ये आपको अगर जैसे होता है ना आधार एनेबल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम AEPDS, इसको आप निमोनिक की तरह यूज कर सकते हैं। और इसको याद करने के लिए कैसे? A से अवॉइडेंस, E से एक्सक्लूजन ऑफ इनोकुलम, P से ये प्रोटेक्शन, D से डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक है, जो ये E है ना, ये 2 बार आ रहा है, एक्सक्लूजन और इरेडिकेशन। ठीक है, अवॉइडेंस क्या हुआ? अवॉइडिंग डिजीज बाय प्लांटिंग एट टाइम्स व्हेन और इन एरियाज वेयर इनोकुलम इज इनइफेक्टिव ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस और इज रेयर और एब्सेंट। ये भी हम देखेंगे, अच्छी तरह समझेंगे। ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकोगे जब एक बार हम थोड़ा देखते हैं, उसके बाद आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकोगे। एक्सक्लूजन ऑफ इनोकुलम, preventing the inoculum from entering or establishing in the field or areas where it does not exist, इसको भी हम अच्छी तरह देखेंगे। Eradication, reducing, inactivating, eliminating or destroying inoculum at the source either from a region or from an, ये भी देखेंगे। Protection, ये हम अभी देखते हैं। यहाँ देखिए प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशन, इसको हम एक सेकेंड। अब देखिए जब मैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कर रहा होता हूँ तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, जो लेवल A लाइन ऑफ डिफेंस होता है उसमें क्या आते हैं? कल्चरल प्रैक्टिसेस आती हैं। अब आप अच्छी तरह इसको सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जो कल्चरल मेथड्स हैं, देखिए जो
बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका क्या मतलब है, हम किसी चीज को दवाई देने से पहले हम अगर प्रिवेंट करें किसी भी चीज को, अगर हम ऐसा मैनेजमेंट करें उसकी, ताकि उसको वो देने की जरूरत क्या, इसमें क्या आता है कल्चरल मेथड्स में सबसे पहला आता है समर प्लोइंग। अब देखिए जो समर प्लोइंग है ना, समर प्लोइंग क्या, वो प्लोइंग से क्या होता है, जब हम सॉइल की मैनिपुलेशन करते हैं, इन्फेक्टेड जो प्लांट होता, अगर मेरे पास जो इन्फेक्टेड प्लांट उस फील्ड में होगा जिसमें कोई लार्वा, कोई प्यूपा, कोई एग वहां पर उसमें होगा उस क्रॉप के साथ लगा हुआ, उसको क्या होगा, वो इन्फेक्टेड प्लांट जो होगा वो डिकम्पोज होगा अगर मैं प्लोइंग कर रहा हूँ टाइमली। तो क्योंकि कुछ टाइम बचता है ना नेक्स्ट क्रॉप को लगाने से पहले। तो और अगर हमने ज़्यादा प्लोइंग कर दी ना, उससे सॉइल का माइक्रो फ्लोरा और फना भी डैमेज हो सकता है। हमें डाइवर्सिटी वहां पर उस फील्ड में मेंटेन करनी है। क्यों, जब हम वहां पर उस फील्ड में डाइवर्सिटी मेंटेन करेंगे तो वहां पर माइक्रो फ्लोरा और फना का अच्छी तरह एस्टेब्लिशमेंट होगा, वहां पर कंपटीशन होगा, जब कंपटीशन होगा तो पेस्ट की पॉपुलेशन वहां पर ग्रोथ नहीं कर सकेगी। अब दूसरा आता है इसमें कल्चरल मेथड्स में क्या आता है, क्रॉप रोटेशन। मान लीजिए मैंने राइस स्वीट कल्टीवेशन हमारे एरिया में यहाँ पर होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक बार अगर हमने पोएसी फैमिली की राइस लगा ली तो अगले अगले सीजन में हम कोई लेग्यूमिनस क्रॉप लगाएंगे। उससे क्या होगा, उससे जो मेरे पास वो इंसेक्ट होता है, कौन सा, जो ये सीरियल्स लविंग इंसेक्ट होगा, वो वहां पर ग्रो नहीं कर पाएगा नेक्स्ट सीजन में। कल्चरल मेथड्स में हम देखिए, मैं सिंपल सी बात ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल्चरल मेथड्स में हम क्या करते हैं, एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस का चेंज करते हैं। एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस मैंने क्या पहली बोली आपको, प्लोइंग बोला, दूसरा क्या मैंने बोला, क्रॉप रोटेशन बोला। क्रॉप रोटेशन भी एक एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस है। अब देखिए जो पेस्ट डायनेमिक्स हमें ये कहती है कि टाइम के साथ पॉपुलेशन जो इंसेक्ट की है वो इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है। पेस्ट डायनेमिक्स या इंसेक्ट डायनेमिक्स हमें यही कहता है। तो अगर हम सोइंग के टाइम को चेंज कर दें तो उससे क्या होगा, जो हमारे उस इंसेक्ट, देखिए उसका ग्राफ क्या होता है, एक ये वेव होती है, आप देख सकते हैं कर्सर मेरा ये ऐसे, अगर मैं टाइम के साथ अगर मैं इधर ऐसे बनाऊं ग्राफ और ऐसे ये दिखाऊं, तो इस ये क्या कहता है मेरे पास कि टाइम के साथ जो है वो जो इंसेक्ट पॉपुलेशन वो इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज होता है। जो ये मेरे पास ये पीक पॉइंट होता है ना, यहाँ पर पीक एक्टिविटी, जो ये पीक एक्टिविटी होती है मेरे इसकी, किसकी, इंसेक्ट की, और इधर ही मेरे पास अगर क्रिटिकल स्टेज है उस क्रॉप की तो उसमें डैमेज मैक्सिमम होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं उस पीक एक्टिविटी और क्रिटिकल स्टेज ऑफ क्रॉप को और पीक एक्टिविटी ऑफ पेस्ट को खत्म कर दूंगा, मतलब कि कैसे, सोइंग टाइम को चेंज करके मैं अर्ली सोइंग कर दूंगा मस्टर्ड की। मैं जैसे बार्ले से अगर मुझे शूट फ्लाई से बचाना है बार्ले क्रॉप को, तो मैं अर्ली सोइंग करूंगा। अब जो दूसरा आता है इसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस में ही, एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस में ही क्या आता है, फर्टिलाइजर जब मैं अप्लाई कर रहा हूं तो जो फार्मर्स हमारे पता क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन और फास्फोरस तो अप्लाई करते हैं अच्छी तरह फील्ड में, लेकिन जो पोटेशियम है उसको वो अच्छी तरह अप्लाई नहीं करते हैं फील्ड में। उसकी वजह से क्या होता है, जो पोटेशियम है ना, ये क्वालिटी एलिमेंट है, इसमें ये क्या, ये रेजिस्टेंस इम्पार्ट करता है एक क्रॉप के अंदर, मतलब कि ये उसका जो एपिडर्मिस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्या, कौन सा, पोटेशियम। पोटेशियम जब उस एपिडर्मिस को स्ट्रॉन्ग बनाएगा तो पेनिट्रेशन उसकी नहीं होगी, या उसका जो वो होगा, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा वो उस क्रॉप के अंदर, वो इंसेक्ट पेस्ट कोई भी। तो और क्या करता है पोटेशियम, ये ड्रॉट के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्योंकि देखो जो पोटेशियम है ना, इससे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, तो उससे क्या होता है, प्लांट का जो प्लांट वाटर रिटेंशन रहती है और रेगुलेशन रहती है। और दूसरा जो आता है, अगर मैं कल्चरल प्रैक्टिस में एग्रोनॉमिकल कल्चरल प्रैक्टिस में अगर मैं ऑर्गेनिक मैटर डालता हूँ ना अपनी सॉइल में उस 1 हेक्टेयर की लैंड में, उससे क्या होगा, जो 17 मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स जो मेरी क्रॉप को चाहिए होते हैं, किसी भी क्रॉप को, वो मिलेंगे ऑर्गेनिक मैटर से। वो क्योंकि ये गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। तो और जब ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन होगी उससे एक और चीज होगी, क्या, उससे जो ह्यूमिक एसिड रिलीज होंगे, उससे भी वो जो मेरे पास वो वहां पर लार्वा, प्यूपा, एग्स या कुछ भी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक और कल्चरल प्रैक्टिस जो है वो क्या, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वहां पर
ट्रैप क्रॉप्स ग्रो कर सकता हूँ। ये इसको आप थोड़ा अच्छी तरह समझिए। देखिए मेरे पास मेन फील्ड वो 1 हेक्टेयर की, मैंने बीच में कोई एक क्रॉप लगाई और साइडों से मैंने क्या किया, मैंने कोई ट्रैप क्रॉप लगाई। ट्रैप क्रॉप मेरे पास एक एक्ट करेगी एज अ इंसेक्ट अट्रैक्टर। जो वो इंसेक्ट को जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो फिर मैं उस क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो हो गई ना ट्रैप क्रॉप। अब फिर मैं उस वहाँ पर जैसे मान लीजिए जो कॉटन के केस में हम क्या करते हैं, बॉल वॉर्म से बचने के लिए हम वहाँ साइडों से मैरीगोल्ड लगाते हैं या हम ओकरा लगाते हैं, भिंडी। तो वो क्या बॉल वॉर्म क्या करता है, वो बॉल वॉर्म मैरीगोल्ड को अटैक करता है और हमारे पास जो मेन फील्ड में जो कॉटन लगा है वो बच जाता है उससे। तो ये है ना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दूसरी एक और है, दूसरा है कवर क्रॉप का मैं यूज कर सकता हूँ। जैसे कवर क्रॉप क्या करती है मेरे पास, मान मैं जैसे सुडन ग्रास है या रेप सीड है या मस्टर्ड है, ये क्या करता है, ये रूट एक्सुएट्स रिलीज करता है। जो वो रूट एक्सुएट्स होते हैं वो निमेटोड की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। जब वो रूट एक्सुएट्स निमेटोड की पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तो वो एज अ कवर क्रॉप मेरे पास यूज होंगे। जैसे सुडन ग्रास है, रेप सीड और मस्टर्ड है। ठीक है, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कि मैं कल्चरल मेथड्स के, मैंने इस इतने पोर्शन में हमने डिस्कस किया कि हम किस तरीके से कल्चरल मेथड्स का यूज करके हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये तो आया ना एक मेथड। लेकिन अब दूसरा जो उसमें आता है वो आता है फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स में मैं क्या करता हूं, देखिए जो फिजिकल मेथड्स है ना, इसमें सबसे पहला, आप अगर आपको समझ नहीं आई ना वो, तो आप दोबारा से उसको थोड़ा एक बार और सुनिए और आप कॉपी पर नोट करिए एक एक पॉइंट। उससे आपको क्या होगा, उसमें रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। लेकिन अगर ऐसे याद रह रहा है तो ठीक है। फिर देखिए जब हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में दूसरा जो आता है वो आता है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में जो सबसे पहला मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है मल्चिंग। मल्चिंग में क्या होता है, मल्चिंग मान लीजिए मैंने प्लास्टिक मल्चिंग कर दी, या मैंने कोई क्रॉप है उसका रेजिड्यू बचा मेरे पास, वो मैंने अपनी जो मैं उस क्रॉप में वो डाला। उससे क्या होगा, जो जो भी सॉइल बॉर्न पैथोजेंस हैं वो वहां पर उसके जो एग्स हैं वो सॉइल में नहीं जा सकेंगे। तो और मेरी क्रॉप जो होगी वो इन्फेक्ट होने से बच जाएगी। और मल्चिंग से एक और चीज होता है, इवन मॉइस्चर रहता है पूरी फीड में। जब इवन मॉइस्चर रहेगा तो उससे भी टेम्परेचर रेगुलेशन होगा। जब टेम्परेचर रेगुलेशन होगा तो उससे पैथोजन ग्रोथ नहीं होगी। एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन में जो फिजिकल मेथड में एक और आता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास सीड्स हैं, सीड्स मैंने अगले अगले दिन मैंने उसी 1 हेक्टेयर की लैंड में डालने हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो स्टोरेज पेस्ट्स हैं, कुछ ऐसे भी पेस्ट्स होते हैं जो स्टोरेज पेस्ट्स होते हैं, मैं अपने उस गोडाउन का टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस 10 से 12 घंटों तक अगर लाया मैंने उसका, वहां पर भी मैं अपने उनको जो वो है पेस्ट है उनको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। और अगर मैंने O2 लेवल को डिक्रीज कर दिया, जैसे एक खपरा डिजीज होती है, इससे क्या होता है, ये O2 लेवल डिक्रीज हो जाता है। और मैं क्या कर सकता हूँ, जब मैं स्टोर कर रहा हूँ ग्रेन्स को, तो मैं मॉइस्चर जो कंटेंट है वो 8 से 10% तक का लाऊं। 8 से 10% तक का जब मैं उस मॉइस्चर कंटेंट को लाऊंगा, उससे भी मैं अपनी क्रॉप को बचा सकता हूँ इंसेक्ट इन्फेस्टेशन से। जो मेल स्टेराइल टेक्निक है, मेल स्टेराइल टेक्निक क्या हुआ, ये निपलिंग ने 1937 में डिस्कवर की थी। अगर ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो जब मेल ही नहीं रहेगा तो आगे ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे नहीं। मेल ही जब स्ट्राइल हो जाएगा। अब ये तो मैंने कर दी बात फिजिकल मेथड्स की। फिजिकल मेथड्स हो गए। फिजिकल मेथड्स में हमने क्या क्या किया, मल्चिंग, सॉइल सोलराइजेशन भी हम कर सकते हैं। और मल्चिंग, सॉइल सोलराइजेशन, टेम्परेचर का हम वो बढ़ाना। अब जो दूसरा आता है वो आता है मैकेनिकल मेथड्स। मैकेनिकल मेथड्स और फिजिकल मेथड्स किस में आते हैं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या था, लेवल ए क्या था, लेवल ए था कल्चरल मेथड्स। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस लेवल बी क्या है, फिजिकल मेथड्स और मैकेनिकल मेथड्स। जो मेरे पास मैकेनिकल मेथड्स होंगे इसमें क्या मैं करूंगा, इसमें मैं सीधा कलेक्ट कर सकता हूँ लार्वा और एग्स को, और हाथ से मतलब डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ जो कि बड़े इंसेक्ट्स होते हैं उनके लार्वा और उनको। और क्या, ट्रेंचिंग कर सकता हूँ मैं, खाई खोद सकता हूँ, उससे भी बेंडिंग कर सकता हूँ। मैंगो मिली बग से बचने के लिए मैं बेंडिंग कर सकता हूँ स्टेम्स की। और जैसे अनार बटरफ्लाई है ना, या जैसे जो फ्रूट फ्लाई है,
ये क्या करते हैं, ये फ्रूट के अंदर अपने एग्स को रखते हैं और फिर उससे उनका मरते नहीं है वो, तो फिर उससे उससे भी वो अपने अपने ऑफस्प्रिंग्स को ग्रोथ कर सकते हैं। उससे बचने के लिए हम बैगिंग करते हैं। ये किस में आएगा, मैकेनिकल मेथड्स में। या मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रैप्स का यूज कर सकता हूँ। जैसे जो लाइट ट्रैप है, लाइट ट्रैप में ये उन इंसेक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं लाइट ट्रैप जो कि नाइट में अटैक करते हैं, जैसे कि माउथ साय और बोरस आर अटैक। तो अगर क्वेश्चन आया ना, आप बताइए व्हाट आर लाइट ट्रैप्स, इसमें आप लिख सकते हैं लाइट ट्रैप्स, येलो स्टिकी ट्रैप्स, फेरोमोन ट्रैप्स, ये आप लिख सकते हैं। जो सबसे पहला आता है, सबसे पहले मैंने बोल दिया आपको कि जो लाइट ट्रैप है ये उन इंसेक्ट्स के लिए यूज करते हैं जो कि नाइट में अटैक करते हैं, जैसे मोथ्स एंड बोरस, ये अट्रैक्ट होते हैं लाइट की तरफ, ठीक है। और दूसरा जो आता है वो येलो स्टिकी ट्रैप्स, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, सकिंग पेस्ट्स, जो स्मॉल इंसेक्ट्स, जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर येलो स्टिकी ट्रैप क्यों लिखा है, यहाँ पे इन्होंने क्यों बनाया येलो, येलो इसलिए बनाया क्योंकि येलो कलर की तरफ इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, जैसे एफिड्स हैं, जेसिड्स हैं या वाइट फ्लाई है, ये येलो स्टिकी ट्रैप से अट्रैक्ट होते हैं और फिर ये मर जाते हैं। और जो तीसरा आता है वो फेरोमोन ट्रैप्स आते हैं। फेरोमोन ट्रैप्स क्या होते हैं, ये सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये ल्यूर, जो ल्यूर सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ये ल्यूर क्या करता है, ये ल्यूर मेल इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। ये कौन सिक्रीट करती है, ये फीमेल करती है, मेल सिक्रीट नहीं करती, ये फीमेल करती है। ये मेल ये अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ, जैसे लेपिडोप्टेरन्स है, और फिर इनके बीच में मेटिंग होती नहीं है, उससे भी हमारे पास वो जो है वो बच जाता है। जैसे इंसेक्ट सिल्क वर्म है, इसके हम बॉम्बे कॉल यूज करते हैं, ये भी एक फेरोमोन ट्रैप है। ग्राम पॉड बॉर्डर के लिए हेलील्यूर करते हैं, फ्रूट फ्लाई के लिए मिथाइल यूगिनोल यूगिनोल करते हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया डिस्कस, क्या फिजिकल मेथड्स और कल्चरल मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए। तो इससे क्या होगा, जो मेरे बोला ना, ये फिजिकल मेथड्स और कल्चरल मेथड्स जो होगा ये इससे होगा। तीसरा जो लाइन ऑफ डिफेंस, जो तीसरा लाइन ऑफ डिफेंस जो यूज होता है ना, जो ये लाइन ऑफ डिफेंसेस है ना, ये क्या करते हैं, ये डिजीज ट्रायंगल को ब्रेक करते हैं। जो डिजीज ट्रायंगल होता है पेस्ट, होस्ट और एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के बीच में, अगर हमने उसका एनवायरमेंट ही डिस्ट्रॉय कर दिया उस क्रॉप का, ये उस इंसेक्ट पेस्ट का, तो वो डिजीज होगी नहीं फिर। जो तीसरा मैं मेथड डिस्कस करूंगा वो है बायोलॉजिकल मेथड। ये क्या है, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। इसमें क्या होता है, जो बायोलॉजिकल मेथड है, ये फर्स्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल कब हुआ था, 1762 में। देखिए, जो इंडियन मैन है ना, ये एक बर्ड है, इससे क्या लोकस्ट का कंट्रोल हुआ था, मॉरिशस में किया गया था, मॉरिशस में, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो देखिए, तीन चीजें होती हैं, एक होता है पैरासाइट, एक होता है पैरासिटॉइड, एक होता है प्रेडेटर। जो पैरासाइट होता है हमारे पास, जो पैरासाइट होता है ये क्या करता है, जो जैसे हमारे हेयर में जो लाइस होती है, हेयर लाइस होती है, ये भी एक किस्म की पैरासाइट है। लेकिन अगर हम देखें उसके क्रॉप के केस में, तो ये क्या करती है, ये पैरासाइट, जैसे हमारे पास ट्राइकोग्रामा चिलोनिस है, ये क्या करती है, ये एक स्मॉल स्मॉल वेस्प है। ये पैरासाइट किस पर होती है, लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट्स के ऊपर। जो ये वेस्प है, ये रहती कौन सी, ट्राइकोग्रामा चाइलोनिस, ठीक है। पैरासाइट क्या होता है, ये हमेशा ये उसको किल नहीं करता है, लेकिन उसको थोड़ा कमजोर करता है। जब कमजोर हो जाता है फिर उसकी डेथ ऑटोमेटिकली हो जाती है। दूसरा आता है प्रेडेटर, जैसे जो उसके केस में, जैसे लेडी बर्ड बीटल है, या आपने देखा होगा जो रेड रेड कलर का इंसेक्ट होता है, उसी को कहते हैं हम लेडी बर्ड बीटल। इसका जो ये है, और दूसरी जो बग्स है, जैसे स्पाइडर है, वेस्प है, ये भी इंसेक्ट को किल करते हैं खा कर, उनको ये इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। तो तभी हमें स्पाइडर अगर हमें फील्ड में है तो हमने उसको किल नहीं करना है, या वेस्ट उसको किल नहीं करना है हमने।
ये तो आ गया बायोलॉजिकल में। जो अब दूसरा आता है, ये एक सेकंड, माइक्रोबियल मेथड्स। जैसे एक वायरस है जिसका नाम है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। अगर इसका मैं एप्लीकेशन करूंगा, ये ये किसके लिए अगेंस्ट यूज होता है? हेलिकोब्रापा आर्मीजेरा न्यूक्लियर पॉलीहेड्रो वायरस, या सोपोडोप्टेरा लिट्यूरा के लिए और अदर लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट्स के लिए हम न्यूक्लियर पॉलीहेड्रो वायरस का यूज कर सकते हैं। और बायोलॉजिकल मेथड्स में एक और चीज आता है, जब बैक्टीरिया जैसे बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ये नेचुरल बैक्टीरिया है जो कि सॉइल में पहले से ही पाया जाता है। जो ये बैसिलस थुरिनजेनेसिस है, ये भी क्या करता है, ये भी उनको किल कर देता है। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको, ये जैसे कॉटन बॉल वॉर्म है उसको ये अटैक करता है, बीटी बैसिलस थुरिनजेनेसिस, केमिकल्स को रिलीज करके। अब इसमें जो एक फंगस भी हम उसको एज अ कर सकते हैं यूज, एज अ ये प्रेडेटर, पैरासाइट, हम उसको इसको यूज कर सकते हैं कि इसको बेओ ब्यूवेरिया बेसियाना और ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम को। ये किसके लिए यूज होता है? जैसे ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, ये डैम्पिंग ऑफ डिसीज के लिए यूज होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। अब जो बोटेनिकल पेस्टिसाइड्स है जैसे एजाडायरेक्टिन है, एजाडायरेक्टिन, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, बताइए जो एजाडायरेक्टिन है ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? ये नीम प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है। जैसे पायरीथ्रिन है, पायरीथ्रिन भी इंसेक्ट को कंट्रोल करता है। ये केमिकल कहाँ से रिलीज होता है? ये क्राइजेंथेमम से रिलीज होता है। जैसे रोटिनोन है, ये कहाँ से? ये डेरिस स्पीशीज से रिलीज होता है। निकोटीन है, ये कहाँ से? ये टोबैको से रिलीज होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कहाँ से कौन सा रिलीज होता है। अब देखिए, जब हम आगे बढ़ते हैं, अभी हमने तक 3 लाइन ऑफ डिफेंस का यूज किया, यूज देखा किस किस का। एक तो देखा हमने, कल्चरल प्रैक्टिसेस भी देख लिया, फिजिकल मेथड्स भी देख लिया, मैकेनिकल मेथड्स भी देख लिया, बायोलॉजिकल मेथड्स भी देख लिया, बायोपेस्टिसाइड्स भी देख लिया, माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड भी देख लिया। तो ये 3 लाइन ऑफ डिफेंसेस थे। तो इनका इंटीग्रेटेड यूज करना, इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसी को हम कहते हैं आईपीएम। क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, डिफाइन प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशन, या फॉरेन क्वारंटाइन या डोमेस्टिक क्वारंटाइन, ऐसे डेफिनेशन आ सकती है। तो प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशन क्या हुआ, ये एक लीगल रेस्ट्रिक्शन होती है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की मूवमेंट पे, ताकि जो इंसेक्ट पेस्ट है उसको हम एक्सक्लूड कर सकें या प्रिवेंट कर सकें या उसके स्प्रेड को डिले कर सकें, ठीक है, अनइन्फेक्टेड एरिया में। तो आप ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्लांट क्वारंटाइन लॉज और जो सबसे पहले जब इनेक्ट ये कहाँ पर हुए थे, ये फ्रांस में 1660 में हुए थे। उसके बाद डेनमार्क में हुए थे, कब, 1903 में, और फिर 1912 में यूएसए में हुए थे। ये रूल्स क्या, इनका एम क्या होता है, ताकि डिस्ट्रक्शन हो जाए या इरेडिकेशन हो जाए। तो जो जैसे यूएसए में क्या हुआ था, जो बारबेरी बुश है, ये अल्टरनेट होस्ट किसका है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिसाई। तो इससे ये डिस्ट्रक्शन और इरेडिकेशन किसका करना था उन्होंने यूएसए में, बारबेरी बुश का। किसके अल्टरनेट होस्ट किसका है वो, पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिसाई। तो इंडिया में प्लांट क्वारंटाइन रूल्स इशू कब और ये कब हुए थे, ये किसके हुए थे, अकॉर्डिंग डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स एक्ट, DIPA 1914 में। तो इंडिया में 16 प्लांट क्वारंटाइन स्टेशंस जो है वो ऑपरेशन में है, डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन के थ्रू, जो कि मिनिस्ट्री किसके अंडर आती है, फूड एंड एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो तीन तरह के तरीके के प्लांट क्वारंटाइन मेजर्स होते हैं। पहला जो होता है वो आता है डोमेस्टिक क्वारंटाइन। पहला जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इशूड प्रोहिबिटिंग द मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट्स एंड डिजीजेस और उनके होस्ट एक स्टेट से दूसरी स्टेज पर, उसको कहते हैं हम डोमेस्टिक क्वारंटाइन। तो जो डोमेस्टिक क्वारंटाइन है, ये 2 पेस्ट्स के लिए इंडिया में जो स्टार्ट किया गया था। एक पहला कौन सा है, रूटेड स्केल और सैन जो स्केल के लिए। और 3 डिजीजेस थी, बंची टॉप ऑफ बनाना, बनाना मोजैक और वॉट ऑफ पोटैटो। तो जो बंची टॉप ऑफ बनाना है, ये केरला में केरला में इसका होता है इन्फेस्टेशन, आसाम में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी पार्ट ऑफ मूसा स्पीशीज एक्सक्लूडिंग द फ्रूट इज प्रोहिबिटेड।
तो जो मूसा स्पीशीज या बनाना की स्पीशीज का कोई भी जो पार्ट है उसकी ट्रांसपोर्ट को एक्सक्लूड किया जाता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने के लिए। तो जो दूसरी डिजीज थी वो है बनाना मोज़ेक। ये कहाँ पर पाई जाती है बनाना मोज़ेक? महाराष्ट्र और गुजरात में। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी पार्ट ऑफ मूसा स्पीशीज एक्सक्लूडिंग द फ्रूट, फ्रूट के अलावा कोई भी मूसा स्पीशीज का जो पार्ट है वो नहीं भेजा जाता है वहाँ पर दूसरी स्टेट में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। तो ये क्वारंटाइन मेजर्स हैं ताकि इसकी बनाना मोज़ेक या बच्ची टॉप ऑफ बनाना का स्प्रेड ना हो। तो तीसरे आता है वो आता है वाट ऑफ पोटैटो। ये एंडेमिक है कहाँ पे? दार्जिलिंग एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल में। तो जो जो सीड ट्यूबर्स हैं इसके जो पोटैटो के, ये इंपोर्ट नहीं किए जाते हैं वेस्ट बंगाल से दूसरी स्टेट्स के लिए। तो दूसरा आता है वो आता है फॉरेन फॉरेन क्वारंटाइन। तो फॉरेन क्वारंटाइन में क्या करते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि प्रोहिबिट करते हैं जो प्लांट मटेरियल्स हैं, इंसेक्ट है, फंजाई है, इंडिया में आने के इन्फेस्टेशन हो फॉरेन कंट्रीज से, एयर के थ्रू, सी के थ्रू या लैंड के थ्रू। ये रूल्स और रेगुलेशंस कुछ बनाए गए हैं। तो जो फॉरेन क्वारंटाइन रूल्स हैं ये जनरल भी हो सकते हैं और स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। जनरल वो सारी के लिए, सब क्रॉप्स के लिए, और यहाँ स्पेसिफिक कुछ सीरियल्स या कुछ क्रॉप्स के लिए। तो जो जनरल रूल्स एम एट प्रिवेंशन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ पेस्ट एंड डिजीज इनटू अ कंट्री, वेयर एज द स्पेसिफिक रूल्स एम एट स्पेसिफिक डिजीजेज एंड इंसेक्ट्स। तो जैसे एयरपोर्ट्स कहाँ कहाँ पर है फॉरेन क्वारंटाइन के लिए? मुंबई में है, सेंटा क्रूज एक जगह है वहाँ पर मुंबई में, वहाँ पे है क्या? फॉरेन क्वारंटाइन सेंटर, एयरपोर्ट की अगर हम बात करें। दूसरा है कोलकाता डमडम में, मद्रास में है, मीनमबक्कू में, न्यू दिल्ली में कहाँ पे है? पालम सफदरजंग के पास, और तिरुचिरापल्ली में भी है। और सी पोर्ट्स कहाँ कहाँ पे है फॉरेन क्वारंटाइन के लिए? मुंबई में है, विशाखापट्टनम में, त्रिवेंद्रम में, मद्रास में, और टुटीकोरिन में। और लैंड फ्रंटियर्स कहाँ कहाँ पे है? हुसैनवाला फिरोज डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, कारला अमृतसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, और सुखेर पोखरी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ। ये आप दो दो याद कर सकते हैं हर एक के। मैंने तीन तीन लिख लिए तो आप दो दो याद कर सकते हैं। जो टोटल एम्बार्गोज है, टोटल रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज। टोटल एम्बार्गोज क्या कहता है हमें? जो टोटल रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, ये हमें कहता है, ये इसका मतलब है टोटल एम्बार्गोज। और फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेशन क्या हुआ? ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेशन? ये क्या है? इट इज एन ऑफिशियल सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंट्री ऑफ ओरिजिन। ये ऑफिशियल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जो कि कंट्री ओरिजिन जो कंट्री है उसके लिए, which should accompany the consignment, without which the material may be refused from entry। अगर ये उस जो अगर ये उस के साथ नहीं हुआ फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, तो ये बता सकता है कि इस मटेरियल को हमें रिफ्यूज करना पड़ेगा अगर ये उसके साथ नहीं है। तो यही हुआ फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। ये कौन इशू करता है? जहाँ से उस कंट्री जहाँ से वो चीज़ आई है वहाँ वो इशू करता है। तो और प्लांट डिजीज इंट्रोड्यूस टू इंडिया, जो इंडिया आफ्टर एनफोर्समेंट ऑफ प्लांट क्वारंटाइन लॉज। एनफोर्समेंट के बाद भी कौन सी ऐसी डिजीज थी जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी? सबसे पहली जो है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये कब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी? ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। 1883 में इंट्रोड्यूस हुई थी, कहाँ से? यूरोप से। कॉफ़ी रस्ट 1879 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था श्रीलंका से। ये याद करना पड़ेगा हमें। फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट ऑस्ट्रेलिया से हुई थी इंडिया में 1906 में। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स यूरोप से आई थी इंडिया में 1910 में। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस ये 1964 में आई थी फिलीपींस से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है हमें। राइस ब्लास्ट जो है ये साउथ ईस्ट एशिया से आई थी इंडिया में, मद्रास में पार्टिकुलर आई थी। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज जावा से आई थी इंडिया में 1912 में। एर्गोट ऑफ बाजरा अफ्रीका से आई थी इंडिया में 1957 में। पनामा बेल्ट ऑफ बनाना पनामा कैनाल से आई थी इंडिया में। बंची टॉप ऑफ बनाना श्रीलंका से आई थी इंडिया में। वाट ऑफ पोटैटो नेदरलैंड से आई थी। गोल्डन सिस्ट निमेटोड ऑफ पोटैटो यूरोप से आई थी इंडिया में 1961 में। ये याद रखनी है हमें, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमने देख लिया। अब देखिए, अब
कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मान लीजिए हमें पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइन एंड अ सिम्टम। जो साइन होता है, साइन ऑफ ए प्लांट डिजीज इज फिजिकल एविडेंस ऑफ द पैथोजन। जो फिजिकल एविडेंस होता है पैथोजन का, उसको हम कहते हैं साइन। सिंपल जो चीज़ हमें याद रखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल फंगल फ्रूटिंग बॉडीज, ये एक साइन है डिजीज का। तो ये एक लिख सकते हैं आप, जैसे व्हेन यू लुक एट पाउडरी मिल्ड्यू ऑन ए लिलैक लीफ, यू आर एक्चुअली लुकिंग एट द पैरासिटिक फंगल डिजीज ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ। ओके, इतना हो गया। जैसे बैक्टीरियल कैंकर ऑफ स्टोन फ्रूट्स कॉजेज गमोसिस ऑफ बैक्टीरियल एक्सुएट एमर्जिंग फ्रॉम द कैंकर। ये आप खुद देखिए पढ़ सकते हैं। तो इसमें आप एक एक दो दो एग्जाम्पल लिखकर, ये 2 नंबर का आ सकता है, ये 3 नंबर का आ सकता है। ये दो दो पॉइंट इसमें काफ़ी हैं, लेकिन दो दो पॉइंट हम, ये सिम्टम क्या हुआ, सिम्टम ऑफ प्लांट डिजीज, विजिबल इफेक्ट ऑफ डिजीज ऑन ए प्लांट, इसको हम कहते हैं। तो जैसे जैसे फंगल डिजीज का साइन क्या है, लीफ रस्ट, कॉमन लीफ रस्ट इन कॉर्न। जैसे फंगल डिजीज का क्या सिम्टम है, बर्ड्स आई स्पॉट ऑन बेरीज, ये ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे पाउडरी मिल्ड्यू वो एक साइन है, लेकिन जो क्लोरोसिस है, येलोइंग हो रही है, वो एक सिम्टम है। सर्वे और सर्विलेंस में क्या डिफरेंस है, सर्वे और सर्विलेंस में डिफरेंस कैसा हो सकता है, देखिए जो सर्वे होता है ये प्रोवाइड्स से पंक्चुअल इमेज ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन। जो एक पंक्चुअल इमेज है वो हमें टारगेट पॉपुलेशन की प्रोवाइड करती है। लेकिन जो सर्विलेंस है ये कंटिन्यूअल एंड रेगुलर प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा, allows a collect of limited number of data, allows a collect of wide variety of data। तो जो सर्विलेंस है ये लिमिटेड नंबर ऑफ डाटा को करता है, और ये सर्वे जो है वो वाइड वैरायटी। आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे सर्वे एक छोटा सारा सेंटेंस है तो इसलिए, लेकिन ये वाइड करता है, लेकिन जो सर्विलेंस है बड़ा है, लेकिन ये लिमिटेड नंबर ऑफ करता है। यूजुअली डाटा कलेक्शन डन ऑन ए सैंपल ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन जो सर्विलेंस है ये एवरी केस ऑफ डिजीज को लिए करता है। डाटा कलेक्शन दैट अलाउज टू कैलकुलेट एट द प्रिवेलेंस एंड इंसिडेंस रेट, डाटा कलेक्शन ओनली फॉर ए न्यूमिनेटर, वी हैव टू गेट डाटा फॉर द डिनोमिनेटर फ्रॉम अदर रिसोर्सेज। तो एक और क्वेश्चन आ सकता है, आप डिजीज कंट्रोल और डिजीज मैनेजमेंट में डिफरेंस बताइए। ये आप खुद एक बार थोड़ा इसको देखिए। थैंक यू।